जड़ी बूटियों और उबले हुए खरगोश के बारे में। दिन के बचे हुए कुछ घंटों में वे आराम करते रहे, सूरज के ढलने के साथ छाया में चले जाते थे, जब तक कि आखिरकार उनकी घाटी के पश्चिमी किनारे की छाया लंबी नहीं हो गई और पूरी खो में अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने थोड़ा खाया और थोड़ा बहुत पिया। गोलम ने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसने खुशी खुशी पानी स्वीकार कर लिया। जल्दी ही और भी मिल जाएगा, उसने होंठ चाटते हुए कहा। ग्रेट रिवर में अच्छी जलधाराएं बहती हैं, जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ अच्छा जल है। शायद वहाँ भी स्मजागोल को भोजन मिल जाए। वो बहुत भूखा है। हाँ, गोलम। उसने अपने दोनों बड़े सपाट हाथ अपने सिकुड़े हुए पेट पर रखे और उसकी आंखों में एक हल्के हरे रंग की रोशनी आ गई। शाम गहरा चुकी थी जब वे आखिरकार घाटी के पश्चिमी छोर पर रेंगते हुए आगे बढ़े और सड़क के किनारों पर टूटे हुए देश में भूतों की तरह लुप्त हो गए। पूर्णिमा से अब 3 रातें दूर थीं, लेकिन ये लगभग आधी रात तक पहाड़ों पर नहीं चढ़ा और शुरुआती रात बहुत अंधेरी थी। टीथ के टावरों में एक लाल बत्ती जल रही थी, लेकिन इसके अलावा मोरानन पर नींद से जागने का कोई संकेत नहीं देखा या सुना जा सकता था। कई मील तक लाल आंख उन्हें घूरती रही जब वे बंजर पथरीले इलाके से भागते हुए आगे बढ़े। उन्होंने सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने इसे अपने बाईं ओर रखा, थोड़ी दूरी पर जितना संभव हो सके इसकी रेखा का अनुसरण किया। अंत में जब रात ढलने लगी और वे पहले से ही थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने केवल एक छोटा सा विश्राम किया था, आंख एक छोटे से ज्वलंत बिंदु तक सिमट गई और फिर गायब हो गई। वे निचले पहाड़ों के अंधेरे उत्तरी किनारे पर मुड़ गए थे और दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। अजीब तरह से हल्के दिलों के साथ अब वे फिर से आराम करने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वे गोलम के लिए पर्याप्त तेज नहीं चल रहे थे। उसके हिसाब से मोरानन से उस्गिलियत के ऊपर चौराहे तक की दूरी लगभग 30 लीग थी, और उसे उम्मीद थी कि वह 4 यात्राओं में ये दूरी तय कर लेगा। इसलिए जल्द ही वे एक बार फिर संघर्ष करते रहे, जब तक कि भोर धीरे धीरे विस्तृत धूसर एकांत में फैलने नहीं लगी। वे तब तक लगभग 8 लीग चल चुके थे और हॉबिट्स आगे नहीं जा सकते थे, भले ही वे हिम्मत करते। बढ़ती रोशनी ने उन्हें एक ऐसी भूमि दिखाई जो पहले से कम बंजर और खंडहर थी। पहाड़ अभी भी उनके बाईं ओर अशुभ रूप से उभरे हुए थे, लेकिन पास में ही वे दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क देख सकते थे, जो अब काले घेरे से दूर जा रही थी, पहाड़ियों की जड़ों से होते हुए पश्चिम की ओर झुकी हुई। उसके आगे ढलानें थीं जो काले बादलों की तरह उदास पेड़ों से ढकी हुई थीं, लेकिन उनके चारों ओर एक उबड़ खाबड़ हिथलैंड था, जिसमें लिंग, झाड़ू और कॉनल और अन्य झाड़ियां उगी हुई थीं जिन्हें वे नहीं जानते थे। यहाँ वहाँ उन्हें ऊंचे चीड़ के पेड़ों की गांठें दिखाई दी। थकान के बावजूद हॉबिट्स के दिल फिर से थोड़े से ऊपर उठे। हवा ताज़ा और सुगंधित थी, और इसने उन्हें दूर उत्तर की ओर की पहाड़ियों की याद दिला दी। राहत मिलना अच्छा लगा, एक ऐसी भूमि पर चलना जो केवल कुछ वर्षों के लिए डार्क लॉर्ड के शासन में थी और अभी तक पूरी तरह से क्षय में नहीं गिरी थी। लेकिन वे अपने खतरे को नहीं भूले, न ही ब्लैक गेट को जो अभी भी बहुत करीब था, हालांकि वह उदास ऊंचाइयों के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने छिपने की जगह की तलाश की, जहां वे रोशनी रहने तक बुरी आंखों से बच सकें। दिन बेचैनी से बीता। वे हीथर में गहरे लेटे रहे और धीमे घंटों की गिनती करते रहे, जिसमें बहुत कम बदलाव लग रहा था, क्योंकि वे अभी भी एफिल डेट की छाया में थे और सूरज छिप गया था। फ्रोडो कभी कभी गहरी और शांति से सोता था, या तो गोलम पर भरोसा करता था या उसके बारे में चिंता करने के लिए बहुत थका हुआ था, लेकिन सैम को झपकी लेने से ज्यादा कुछ करना मुश्किल लगता था। तब भी जब गोलम स्पष्ट रूप से गहरी नींद में सो रहा होता था, अपने गुप्त सपनों में फुसफुसाता और हिलता डुलता रहता था। शायद अविश्वास से ज्यादा भूख ने उसे जगाए रखा। उसे एक अच्छे घरेलू भोजन, बर्तन से कुछ गर्म खाने की लालसा होने लगी थी। जैसे ही रात के अंधेरे में जमीन का रंग फीका पड़ गया, वे फिर से चल पड़े। थोड़ी देर में गोलम उन्हें दक्षिण की ओर ले गया और उसके बाद वे और तेजी से आगे बढ़े, हालांकि खतरा ज्यादा था। उनके कान आगे की सड़क पर खुरों या पैरों की आवाज सुनने या पीछे से उनका पीछा करने वालों के लिए लगे हुए थे, लेकिन रात बीत गई और उन्हें पैदल चलने वालों या सवारों की आवाज सुनाई नहीं दी।
सड़क बहुत पहले बनी थी और मोरानन के नीचे शायद 30 मील तक इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर बढ़ी, जंगली जानवरों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसकी सीधी और समतल उड़ान में पुराने लोगों की कारीगरी अभी भी देखी जा सकती थी। कभी कभी ये पहाड़ी ढलानों को काटती हुई या एक चौड़ी और सुंदर मेहराब पर एक धारा को पार करके आगे बढ़ती थी, लेकिन आखिरकार पत्थर के काम के सभी निशान फीके पड़ गए, सिवाय यहाँ वहाँ झाड़ियों के बीच से झांकते हुए टूटे हुए खंभे या खरपतवार और काई के बीच छिपे हुए पुराने फर्श के पत्थरों के। हीथर और पेड़ और ब्रेकन नीचे की ओर रेंगते हुए किनारों पर लटक गए या सतह पर फैल गए। अंत में यह एक देहाती गाड़ी सड़क बन गई जिसका बहुत कम इस्तेमाल होता था, लेकिन ये घुमावदार नहीं थी। यह अपने निश्चित मार्ग पर चलती रही और सबसे तेज गति से लोगों का मार्गदर्शन करती रही रास्ता। इसलिए वे उस भूमि के उत्तरी क्षेत्रों में चले गए जिसे मनुष्य कभी इथिलीन कहते थे, जो चढ़ाई वाले जंगलों और तेज तर्रार झरनों का एक सुंदर देश था। रात तारों और गोल चांद के नीचे सुहावनी हो गई और हॉबिट्स को लगा कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा की खुशबू बढ़ती जा रही थी और गोलम की हवा और बुदबुदाहट से ऐसा लग रहा था कि उसने भी इसे देखा था और इसका आनंद नहीं लिया। दिन के पहले संकेतों पर वे फिर से रुक गए। वे एक लंबी कटाई के अंत में आ गए थे, जो बीच में गहरी और सीधी थी, जिसके माध्यम से सड़क एक पथरीली चोटी के माध्यम से अपना रास्ता बनाती थी। अब वे पश्चिमी किनारे पर चढ़ गए और बाहर की ओर देखने लगे। आकाश में दिन उग रहा था और उन्होंने देखा कि पहाड़ अब बहुत दूर थे, एक लंबे वक्र में पूर्व की ओर पीछे हट रहे थे जो दूरी में खो गया था। उनके सामने, जैसे ही वे पश्चिम की ओर मुड़े, कोमल ढलानें नीचे धुंधले धुंध में चली गईं। उनके चारों ओर रालदार पेड़ों, देवदार और सरू के छोटे छोटे जंगल थे और शायर में अज्ञात अन्य प्रकार के पेड़। उनके बीच में विस्तृत ग्लेड्स थे और हर जगह मीठी महक वाली जड़ी बूटियों और झाड़ियों की भरमार थी। रिवेंडेल से लंबी यात्रा उन्हें अपनी भूमि के बहुत दक्षिण में ले आई थी, लेकिन अब तक इस अधिक सुरक्षित क्षेत्र में हॉबिट्स ने जलवायु के परिवर्तन को महसूस नहीं किया था। यहाँ वसंत पहले से ही उनके चारों ओर व्यस्त था, पत्ते काए और फफूंद को छेद रहे थे, लार्च हरे भरे थे, टफ में छोटे छोटे फूल खिल रहे थे, पक्षी गा रहे थे। इथिलीन, गोंडोर का बगीचा अब उजाड़ हो गया था, फिर भी एक अव्यवस्थित ड्रॉइड सुंदरता थी। दक्षिण और पश्चिम में यह एंडुइन की गर्म निचली घाटियों की ओर देखता था। पूर्व से एफेल डेथ द्वारा सुरक्षित और फिर भी पहाड़ी छाया के नीचे नहीं, उत्तर से एमिन मुइल द्वारा संरक्षित, दक्षिणी हवाओं और दूर समुद्र से आने वाली नम हवाओं के लिए खुला। वहाँ बहुत से बड़े पेड़ उगे थे, जो बहुत पहले लगाए गए थे, लापरवाह वंशजों के उत्पात के बीच असमय बूढ़े हो गए, और वहाँ झाड़ियाँ थीं जिनमें इमली और तीखी टेरिबिंथ, जैतून और बे के पेड़ थे, और वहाँ जूनिपर और मर्टल थे, और थाइम थे जो झाड़ियों में उगते थे, या उनके लकड़ी के रेंगने वाले तने गहरे टेपेस्ट्री में छिपे हुए पत्थरों में लिपटे होते थे। कई तरह के ऋषि नीले, लाल या हल्के हरे फूल देते थे, और मरजोरम और नए नए अंकुरित अजमोद और सैम के बगीचे विद्या से परे रूपों और सुगंधों की कई जड़ी बूटियाँ। ग्रॉट्स और चट्टानी दीवारें पहले से ही सेक्सीफ्रेज और स्टोनक्रॉप से सजी हुई थीं। प्राइमरोज और एनीमोन फिल्बर्ट ब्रेक्स में जाग रहे थे, और एस्फोडेल और कई लिली फूल घास में अपने आधे खुले सिर हिला रहे थे। तालाबों के किनारे गहरी हरी घास, जहां गिरती हुई धाराएं ठंडे गड्ढों में रुकती थीं। एंडुइन तक उनकी यात्रा। यात्रियों ने सड़क से मुंह मोड़ लिया और नीचे की ओर चले गए। जैसे जैसे वे झाड़ियों और जड़ी बूटियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े, उनके चारों ओर मीठी खुशबू फैलती गई। गोलम खांसने लगा और उबकाई लेने लगा, लेकिन हॉबिट्स ने गहरी सांस ली और अचानक सैम हंस पड़ा, दिल को सुकून देने के लिए, मजाक के लिए नहीं। वे एक धारा के साथ आगे बढ़े जो उनके सामने तेजी से नीचे बह रही थी। जल्द ही यह उन्हें एक उथली घाटी में एक छोटी सी साफ झील के पास ले गई। यह एक प्राचीन पत्थर के बेसिन के टूटे हुए खंडहरों में स्थित थी, जिसका नक्काशीदार किनारा लगभग पूरी तरह से काई और गुलाब की झाड़ियों से ढका हुआ था। इसके चारों ओर आइरिस तलवारें पंक्तियों में खड़ी थीं, और जल कमल की पत्तियां इसकी गहरी, हल्की सी लहरदार सतह पर तैर रही थीं, लेकिन ये गहरी और ताज़ा थी,
और दूर के छोर पर एक पथरीले किनारे पर धीरे धीरे बह रही थी। यहाँ उन्होंने नहाया और गिरते हुए झरने से भरपूर पानी पिया। फिर उन्होंने आराम करने और छिपने की जगह की तलाश की, क्योंकि यह भूमि अभी भी सुंदर लग रही थी, फिर भी अब दुश्मन का क्षेत्र थी। वे सड़क से बहुत दूर नहीं आए थे, और फिर भी इतने कम समय में भी उन्होंने पुराने युद्धों के निशान और ऑक्स और डार्क लॉर्ड के अन्य गंदे सेवकों द्वारा किए गए नए घाव देखे थे। खुली गंदगी और कचरे का एक गड्ढा, पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनकी छाल पर बुरी रून या आंख के बुरे चिन्हों को बेरहमी से काटा गया। सैम झील के मुहाने के नीचे रेंगता हुआ, अपरिचित पौधों और पेड़ों को सूंघता और छूता हुआ, मोडोर के बारे में भूलकर अचानक उनके हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता है। वह आग से झुलसी हुई एक अंगूठी पर ठोकर खाता है, और उसके बीच में उसे जली हुई और टूटी हुई हड्डियों और खोपड़ियों का ढेर मिला। जंगली झाड़ियों की तेजी से वृद्धि, जिसमें कांटेदार झाड़ियां और एग्लेंटाइन और पीछे की ओर फैली हुई क्लेमाटिस पहले से ही भयानक दावत और वध की इस जगह पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन ये प्राचीन नहीं था। वह जल्दी से अपने साथियों के पास वापस गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हड्डियों को शांति से छोड़ देना सबसे अच्छा था और गोलम द्वारा उन्हें पंजा मारकर भगाना नहीं था। चलो, लेटने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, उसने कहा। नीचे नहीं, मेरे लिए ऊपर की जगह। झील के ऊपर थोड़ी दूर पर उन्हें पिछले साल के फन का गहरा भूरा बिस्तर मिला। इसके आगे गहरे पत्तों वाले बे पेड़ों का एक घना जंगल था जो एक खड़ी ढलान पर चढ़ रहा था, जिस पर पुराने देवदार के पेड़ लगे हुए थे। यहाँ उन्होंने आराम करने और दिन बिताने का फैसला किया, जो पहले से ही उज्ज्वल और गर्म होने का वादा कर रहा था। इथिलीन के पेड़ों और घास के मैदानों के साथ साथ टहलने के लिए एक अच्छा दिन, लेकिन भले ही ओर्क सूरज की रोशनी से दूर रहें। यहाँ बहुत सी जगहें थीं जहाँ वे छिपकर देख सकते थे, और दूसरी बुरी नज़रें भी बाहर थीं, सौरोन के पास कई थे नौकरों के लिए। गोलम किसी भी हालत में पीले चेहरे के नीचे नहीं हिलेगा। जल्द ही यह एफिल डीट की अंधेरी लकीरों पर नज़र रखेगा, और वह बेहोश हो जाएगा और प्रकाश और गर्मी में दुबक जाएगा। सैम ने चलते समय भोजन के बारे में गंभीरता से सोचा। अब जब दुर्गम गेट की निराशा उसके पीछे थी, तो वह अपने मालिक की तरह अपने काम के अंत से परे अपनी आजीविका के बारे में नहीं सोचना चाहता था, और वैसे भी उसे एल्स की रोटी को आगे आने वाले बुरे समय के लिए बचाकर रखना समझदारी भरा लगा। 6 दिन या उससे अधिक समय बीत चुका था जब उसने अनुमान लगाया था कि उनके पास 3 सप्ताह के लिए केवल एक ही आपूर्ति थी। अगर हम उस समय तक आग तक पहुंच जाते हैं, तो हम इस दर पर भाग्यशाली होंगे, उसने सोचा। और हम वापस जाना चाह सकते हैं। हो सकता है हम वापस जाना चाहें। इसके अलावा, एक लंबी रात की यात्रा के अंत में, और नहाने और पीने के बाद, उसे सामान्य से भी ज्यादा भूख लगी। बैगशॉट रो की पुरानी रसोई में आग के पास बैठकर खाना या नाश्ता करना ही वह चाहता था। उसे एक विचार सूझा और वह गोलम की ओर मुड़ा। गोलम अभी अभी चुपके से भागने लगा था, और वह फर्न के बीच से चारों पैरों पर रेंगता हुआ निकल रहा था। हाय गोलम, सैम ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? शिकार करने। अच्छा देखो, बूढ़ी नाक वाले, तुम्हें हमारा खाना पसंद नहीं है, और मुझे खुद भी बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा नया आदर्श वाक्य हमेशा मदद के लिए तैयार रहना है। क्या तुम भूखे हॉबिट के लिए कुछ भी ठीक से खोज सकते हो? हाँ, शायद, हाँ, गोलम ने कहा। स्मजागोल हमेशा मदद करता है, अगर वे मांगते हैं, अगर वे अच्छे से मांगते हैं। बैकक्वोट ठीक है, सैम ने कहा। बैकक्वोट मैं पूछता हूँ, और अगर यह काफी नहीं है, तो मैं भीख मांगता हूँ। गोलम गायब हो गया। वो कुछ समय के लिए चला गया था, और फ्रोडो ने लिम्बा के कुछ कौर खाने के बाद भूरे रंग के फन में गहरी नींद में जाकर सो गया। सैम ने उसकी ओर देखा। सुबह की रोशनी अभी अभी पेड़ों के नीचे छाया में घुसी थी, लेकिन उसने अपने मालिक का चेहरा बहुत स्पष्ट रूप से देखा, और उसके हाथ भी उसके बगल में जमीन पर आराम से पड़े हुए थे। उसे अचानक फ्रोडो की याद आ गई जब वह अपने घातक घाव के बाद एलरोंड के घर में सो रहा था।
फिर जब वह निगरानी कर रहा था तो सैम ने देखा कि कभी कभी अंदर एक रोशनी हल्की चमकती हुई लगती थी, लेकिन अब वह रोशनी और भी स्पष्ट और मजबूत थी। फ्रोडो का चेहरा शांत था, डर और चिंता के निशान उस पर से चले गए थे, लेकिन ये बूढ़ा बूढ़ा और सुंदर लग रहा था, जैसे कि आकार देने की छेनी। वर्षों से चली आ रही ये तस्वीर अब कई महीन रेखाओं में प्रकट हो रही थी, जो पहले छिपी हुई थी, हालांकि चेहरे की पहचान नहीं बदली थी। ऐसा नहीं है कि सैम गेम्जी ने खुद को इस तरह से व्यक्त किया हो। उसने अपना सिर हिलाया, जैसे कि शब्दों को बेकार पा रहा हो, और बुदबुदाया, मैं उससे प्यार करता हूँ। वह ऐसा ही है, और कभी कभी यह झलकता है, किसी तरह। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे या न हो। गोलम चुपचाप वापस लौटा और सैम के कंधे के ऊपर से झांका। फ्रोडो को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना आवाज किए रेंगता हुआ चला गया। सैम कुछ देर बाद उसके पास आया और पाया कि वह कुछ चबा रहा था और अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। उसके बगल में जमीन पर 2 छोटे खरगोश पड़े थे, जिन पर वह लालच भरी नजर से देखने लगा था। उन्होंने कहा, स्मजागोल हमेशा मदद करता है। वो खरगोश लेकर आया है, अच्छे खरगोश। लेकिन मालिक सो गए हैं, और शायद सैम भी सोना चाहता है। क्या अब खरगोश नहीं चाहिए? स्मजागोल मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह 1 मिनट में सारी चीजें नहीं पकड़ पाता। सैम को खरगोश से कोई आपत्ति नहीं थी, और उसने ऐसा ही कहा। कम से कम पके हुए खरगोश से तो नहीं। बेशक सभी हॉबिट खाना बना सकते हैं, क्योंकि वे अपने पत्रों से पहले ही यह कला सीखना शुरू कर देते हैं, जो कई लोग कभी नहीं सीख पाते। लेकिन सैम हॉबिट के हिसाब से भी एक अच्छा रसोइया था, और जब भी मौका मिला उसने अपनी यात्राओं के दौरान शिविर में खाना बनाने का अच्छा खासा काम किया था। वह अभी भी उम्मीद से अपने बैग में कुछ सामान ले गया था। एक छोटा सा टिंडर बॉक्स, 2 छोटे उथले पैन, छोटे वाले बड़े वाले में फिट हो गए। उनके अंदर एक लकड़ी का चम्मच, एक छोटा 2 नुकीला कांटा और कुछ कटारें रखी हुई थीं, और पैक के निचले हिस्से में एक सपाट लकड़ी के बक्से में एक घटता हुआ खजाना, थोड़ा नमक छिपा हुआ था। लेकिन उसे आग और इसके अलावा अन्य चीजों की भी जरूरत थी। उसने थोड़ा सोचा, जबकि उसने अपना चाकू निकाला, उसे साफ किया और तेज किया, और खरगोशों को तैयार करना शुरू कर दिया। वह फ्रोडो को कुछ मिनटों के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला था। अब गोलम, उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। जाओ और इन बर्तनों में पानी भरकर वापस लाओ। स्मजागोल पानी लाएगा? हाँ, गोलम ने कहा। लेकिन हॉबिट को इतना सारा पानी किस लिए चाहिए? उसने पी लिया है, उसने नहा लिया है। कोई बात नहीं, सैम ने कहा। अगर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और जितनी जल्दी तुम पानी ले आओगे, उतनी ही जल्दी तुम सीख जाओगे। तुम मेरे किसी बर्तन को नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। जब गोलम दूर था, सैम ने फ्रोडो को फिर से देखा। वह अभी भी चुपचाप सो रहा था, लेकिन सैम को अब उसके चेहरे और हाथों की दुबलीपन ने सबसे ज्यादा चौंकाया। वह बहुत दुबला और दुबला है, उसने बुदबुदाया। हॉबिट के लिए ठीक नहीं है। अगर मैं इन कोनी को पका सकता हूँ, तो मैं उसे जगा दूंगा। सैम ने सबसे सूखी फन का ढेर इकट्ठा किया, और फिर टहनियों और टूटी हुई लकड़ियों का एक बंडल इकट्ठा करते हुए किनारे पर चढ़ गया। शीर्ष पर एक देवदार की गिरी हुई शाखा ने उसे अच्छी आपूर्ति दी। उसने नदी के तल पर कुछ टर्स काटे फर्न ब्रेक के ठीक बाहर बैंक में, और एक उथला छेद बनाया और उसमें अपना ईंधन डाला। चकमक पत्थर और टिंडर के साथ काम करने में कुशल होने के कारण उसने जल्द ही एक छोटी सी आग जला ली। इससे बहुत कम या बिल्कुल भी धुआं नहीं निकला, लेकिन एक सुगंधित गंध आ रही थी। वह अपनी आग पर झुककर उसे ढक रहा था और भारी लकड़ी से उसे बढ़ा रहा था। जब गोलम वापस लौटा, पैन को सावधानी से उठाकर और खुद से बड़बड़ाते हुए उसने पैन नीचे रख दिए, और फिर अचानक देखा कि सैम क्या कर रहा था। उसने एक पतली सी फुफकार भरी, और ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ और क्रोधित दोनों है। आह नहीं, वह चिल्लाया, नहीं, मूर्ख हॉबिट, मूर्ख, हाँ मूर्ख। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सैम ने आश्चर्य से पूछा।
गंदी लाल जीभें मत बनाओ, गोलम ने फुसफुसाया। आग, आग, ये खतरनाक है। हाँ यह है। ये जलाता है, मारता है। और ये दुश्मनों को लाएगा, हाँ ये लाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, सैम ने कहा। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर आप इस पर गीला सामान नहीं डालते और इसे दबाते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो होता है। मैं किसी भी तरह जोखिम उठाने जा रहा हूँ। मैं इन खरगोशों को पकाने जा रहा हूँ। खरगोशों को पकाओ, गोलम ने निराशा में चिल्लाते हुए कहा। स्मजागोल ने तुम्हारे लिए जो सुंदर मांस बचाया है, उसे खराब कर दो, बेचारे भूखे स्मजागोल। किस लिए, किस लिए, मूर्ख हॉबिट। वे युवा हैं, वे कोमल हैं, वे अच्छे हैं। उन्हें खाओ, उन्हें खाओ। उसने सबसे नज़दीकी खरगोश को पंजे से पकड़ा, जिसकी खाल पहले से ही उतारी हुई थी और वह आग के पास पड़ा था। अब, सैम ने कहा, हर कोई अपने तरीके से। हमारी रोटी तुम्हें घुटन देती है और कच्ची खरगोश मुझे घुटन देता है। अगर तुम मुझे एक खरगोश दोगे, तो वह मेरा होगा। देखो, अगर मेरा मन हो तो मैं उसे पकाऊंगा। और मेरा मन हो गया है। तुम्हें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और दूसरा खरगोश पकड़ो और उसे अपनी पसंद से खाओ, कहीं एकांत में और मेरी नज़रों से दूर। तब तुम आग नहीं देखोगे और मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, और हम दोनों ज़्यादा खुश रहेंगे। मैं देखूंगा कि आग से धुआं ना निकले, अगर इससे तुम्हें कोई तसल्ली मिलती है। गोलम ने बड़बड़ाते हुए पीछे हटकर फन में घुस गया। सैम ने खुद को अपने पैन के साथ व्यस्त कर लिया। उसने खुद से कहा, हॉबिट को कोनी के साथ कुछ जड़ी बूटियां और जड़ें चाहिए, खास तौर पर आलू और ब्रेड। जड़ी बूटियां तो हम संभाल ही सकते हैं, ऐसा लगता है। बैकवर्ड गोलम, उसने धीरे से पुकारा। तीसरी बार में सब कुछ चुकाना पड़ता है। मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। गोलम का सिर फर्न से बाहर झांका, लेकिन उसका चेहरा न तो मददगार था और न ही दोस्ताना। कुछ तेज पत्ता, कुछ थीम और सेज काम आएंगे पानी उबलने से पहले, सैम ने कहा। नहीं, गोलम ने कहा। स्मजागोल खुश नहीं है, और स्मजागोल को बदबूदार पत्ते पसंद नहीं हैं। वह घास या जड़ें नहीं खाता, कोई कीमती चीज नहीं, जब तक कि वह भूखा न हो या बहुत बीमार न हो, बेचारा स्मजागोल। सैम ने गुर्राते हुए कहा, जब यह पानी उबलने लगेगा तो स्मजागोल को असली मुश्किल में पड़ना पड़ेगा, अगर वह वैसा नहीं करेगा जैसा उससे कहा गया है। सैम अपना सिर उसमें डाल देगा, हाँ कीमती। और अगर यह साल का समय होता, तो मैं उसे शलजम और गाजर और आलू भी ढूंढने के लिए कहता। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस देश में हर तरह की अच्छी चीजें जंगली रूप से चल रही हैं। मैं आधा दर्जन आलू के लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ। स्मजागोल नहीं जाएगा। अरे नहीं कीमती, इस बार नहीं, गोलम ने फुसफुसाया। वह डरा हुआ है, और वह बहुत थका हुआ है, और यह हॉबिट अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्मजागोल जड़ों और गाजर और आलू के लिए नहीं जाएगा, कीमती। आलू क्या है? आलू क्या है? पोटैटोज, सैम ने कहा। गफर की खुशी और दुर्लभ अच्छा गिट्टी। खाली पेट के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा बनो स्मजागोल और मेरे लिए जड़ी बूटियां लाओ, और मैं तुम्हारे बारे में बेहतर सोचूंगा। इसके अलावा, अगर तुम एक नया पन्ना खोलते हो और उसे पलटते रहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इन दिनों में से किसी एक दिन कुछ आलू पकाऊंगा। मैं बनाऊंगा गैमजी द्वारा परोसी गई तली हुई मछली और चिप्स। तुम उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छी मछली को खराब करना, उसे जलाना। मुझे अभी मछली दो, और गंदे चिप्स रखो। ओह, तुम तो बेकार हो, सैम ने कहा। सो जाओ। अंत में उसे वह खोजना ही था जो वह अपने लिए चाहता था, लेकिन उसे दूर जाने की जरूरत नहीं थी, न ही उस जगह से दूर जहां उसका मालिक लेटा था, अभी भी सो रहा था। कुछ देर तक सैम विचार करता रहा, और आग को तब तक जलाता रहा जब तक पानी उबल नहीं गया। दिन का उजाला बढ़ता गया और हवा गर्म हो गई, ओस घास और पत्तियों से फीकी पड़ गई। जल्द ही कटे हुए खरगोश अपने बर्तनों में जड़ी बूटियों के साथ उबलने लगे। समय बीतने के साथ साथ सैम लगभग सो गया।
उसने उन्हें करीब 1 घंटे तक पकने दिया, बीच बीच में उन्हें अपने कांटे से परखता रहा और शोरबे का स्वाद चखता रहा। जब उसे लगा कि सब कुछ तैयार है तो उसने पैन को आग से उठाया और फ्रोडो के पास गया। सैम उसके ऊपर खड़ा था और फ्रोडो ने अपनी आधी आंखें खोली और फिर वो अपने सपने से जाग गया, शांति का एक और सौम्य, कभी न भूलने वाला सपना। बैकक्वोट हेलो सैम, उसने कहा, आराम नहीं कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? समय क्या हो गया है? सैम ने कहा, दिन निकलने के करीब 2 घंटे बाद, और शायद घड़ियों के हिसाब से 8:30 बजे होंगे। लेकिन कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं कहूँगा, कोई स्टॉक नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई आलू नहीं। मेरे पास आपके लिए थोड़ा सा स्टू और थोड़ा शोरबा है, मिस्टर फ्रोडो। अच्छा करो, आपको इसे अपने मग में पीना होगा, या सीधे पैन से, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए। मैंने अभी तक नहीं किया है। वे न तो कोई कटोरा लाए, न ही कोई उचित वस्तु। फ्रोडो ने जम्हाई ली और हाथ बढ़ाया। तुम्हें आराम करना चाहिए था सैम, उसने कहा, और इन इलाकों में आग जलाना खतरनाक था। लेकिन मुझे भूख लग रही है। क्या मैं यहाँ से इसकी गंध महसूस कर सकता हूँ? तुमने क्या पकाया है? सैम ने कहा, स्मजागोल की ओर से एक उपहार, 2 युवा खरगोश। हालांकि मुझे लगता है कि अब गोलम को उन पर पछतावा हो रहा होगा। लेकिन उनके साथ कुछ जड़ी बूटियां ही हैं। सैम और उसके मालिक फर्न ब्रेक के भीतर बैठे और पुराने कांटे और चम्मच को साझा करते हुए पैन से अपना स्टू खाया। उन्होंने खुद को एल्विश वेब्रेड का आधा आधा टुकड़ा खाने की अनुमति दी। यह एक दावत जैसा लग रहा था। वाह गोलम, सैम ने पुकारा और धीरे से सीटी बजाई। चलो, अभी भी अपना विचार बदलने का समय है। थोड़ा बचा है, अगर तुम स्टूड को नहीं आजमाना चाहो तो। कोई जवाब नहीं आया। खैर, मुझे लगता है कि वह अपने लिए कुछ खोजने चला गया है। हम इसे खत्म कर देंगे, सैम ने कहा। और फिर तुम्हें थोड़ी नींद लेनी चाहिए, फ्रोडो ने कहा। मिस्टर फ्रोडो, जब मैं सिर हिला रहा हूँ तो आप नीचे मत गिरिए। मुझे उसके बारे में ज्यादा यकीन नहीं है। उसमें अभी भी स्टिंकर का अच्छा खासा हिस्सा है। बुरा गोलम, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, और यह फिर से मजबूत हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वह पहले मेरा गला घोंटने की कोशिश करेगा। हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, और वह सैम से खुश नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने काम पूरा कर लिया और सैम अपना सामान धोने के लिए नदी की ओर चला गया। जब वह वापस लौटने के लिए खड़ा हुआ तो उसने ढलान की ओर देखा। उस क्षण उसने देखा कि सूरज पूर्व दिशा में फैली बदबू, धुंध या काली छाया या जो कुछ भी था, से निकल रहा था और उसने अपने चारों ओर के पेड़ों और घास के मैदानों पर अपनी सुनहरी किरणें बरसाईं। फिर उसने नीले भूरे रंग के धुएं का एक पतला सर्पिल देखा, जो सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए साफ दिखाई दे रहा था, जो उसके ऊपर एक झाड़ी से उठ रहा था। चौंककर उसने महसूस किया कि यह उसकी छोटी सी खाना पकाने की आग से निकलने वाला धुआं था, जिसे उसने बुझाना भूल गया था। ऐसा नहीं चलेगा, कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह दिखेगा। उसने बड़बड़ाया और वह जल्दी से वापस जाने लगा। अचानक वह रुका और सुनने लगा। क्या उसने सीटी सुनी थी या नहीं? या ये किसी अजीब पक्षी की आवाज़ थी? अगर यह सीटी थी, तो यह फ्रोडो की दिशा से नहीं आई थी। ये फिर से दूसरी जगह से आई थी। सैम ने जितना हो सके उतनी तेजी से ऊपर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसने पाया कि एक छोटी सी चिंगारी, जो अपने बाहरी सिरे तक जल रही थी, ने आग के किनारे पर कुछ फन को जला दिया था, और फन के जलने से टफ सुलगने लगे थे। उसने जल्दी से आग के बचे हुए हिस्से को बुझा दिया, राख को बिखेर दिया और गड्ढे पर टफ बिछा दिया। फिर वह वापस रेंग कर चला गया। फ्रोडो ने पूछा, क्या तुमने सीटी की आवाज़ सुनी? और जवाब जैसी कोई आवाज़ आई। कुछ मिनट पहले। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक पक्षी था, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी की आवाज़ की नकल कर रहा हो, मैंने सोचा। और मुझे डर है कि मेरी आग का एक हिस्सा धुआं उगल रहा है। अब अगर मैं जाकर मुसीबत लेकर आया, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
और शायद मेरे पास कोई मौका भी नहीं होगा। फ्रोडो फुसफुसाया, चुप रहो। मुझे लगा कि मैंने आवाजें सुनी हैं। दोनों हॉबिट ने अपने छोटे छोटे बैग बांधे, उन्हें उड़ान के लिए तैयार किया और फिर फर्न के अंदर गहरे चले गए। वहां वे दुबके हुए सुनने लगे। आवाजों पर कोई संदेह नहीं था। वे धीमी और चुपके से बोल रहे थे, लेकिन वे पास थे और करीब आ रहे थे। फिर अचानक एक ने पास से स्पष्ट रूप से बात की। यहाँ से धुआं आया है, उसने कहा। ये निकट ही होगा, फर्न में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इसे जाल में फंसे खरगोश की तरह पाएंगे। तब हम जान पाएंगे कि यह किस तरह की चीज है। हाँ, और यह क्या जानता है? दूसरी आवाज ने कहा। अचानक 4 आदमी अलग अलग दिशाओं से फर्न के बीच से गुजरे। चूंकि भागना और छिपना अब संभव नहीं था, इसलिए फ्रोडो और सैम ने अपनी पीठ सटाकर अपनी छोटी तलवारें निकाल लीं। अगर वे जो कुछ देख रहे थे उससे वे आश्चर्यचकित थे, तो उनके अपहरणकर्ता उससे भी अधिक आश्चर्यचकित थे। 4 लंबे आदमी वहां खड़े थे। 2 के हाथों में भाले थे और उनके सिर चौड़े और चमकीले थे। 2 के पास बड़े धनुष थे, जो लगभग उनकी ही ऊंचाई के थे, और लंबे हरे पंखों वाले तीरों के बड़े तरकश थे। सभी के कमर में तलवारें थीं, और वे हरे और भूरे रंग के अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थे, मानो इथिलियन के ग्लेड्स में बिना देखे चलने के लिए बेहतर हों। उनके हाथ हरे रंग के दस्ताने से ढके हुए थे, और उनके चेहरे हरे रंग से ढके हुए थे, सिवाय उनकी आंखों के, जो बहुत ही तेज और चमकदार थीं। फ्रोडो को तुरंत बोरोमीर का ख्याल आया, क्योंकि ये लोग कद काठी और चाल ढाल में और अपने बोलने के तरीके में उसके जैसे ही थे। एक ने कहा, हमें वह नहीं मिला जो हम खोज रहे थे। लेकिन हमें क्या मिला? ओर्क्स नहीं, दूसरे ने कहा, अपनी तलवार की मूठ छोड़ते हुए, जिसे उसने तब पकड़ लिया था जब उसने फ्रोडो के हाथ में स्टिंग की चमक देखी थी। तीसरे ने संदेहपूर्वक कहा, एल्व्स नहीं, एल्वेस नहीं। चौथा, सबसे लंबा, ने कहा, और जैसा कि यह प्रतीत हुआ उनमें से सबसे प्रमुख। इन दिनों इथिलीन में एल्व्स नहीं चलते, और एल्व्स देखने में अद्भुत सुंदर हैं, या ऐसा कहा जाता है। मतलब हम नहीं हैं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, सैम ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जब आप हमारे बारे में चर्चा समाप्त कर लें, तो शायद आप बताएं कि आप कौन हैं, और आप 2 थके हुए यात्रियों को आराम क्यों नहीं करने दे सकते। लंबा हरा आदमी गंभीर रूप से हंसा। मैं फरामिर हूँ, गोंडोर का कप्तान, उसने कहा। लेकिन इस देश में कोई यात्री नहीं है, केवल डाक टॉवर या वाइट के सेवक हैं। लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं है, फ्रोडो ने कहा। और हम यात्री हैं, चाहे कैप्टन फरामिर कुछ भी कहें। फरामिर ने कहा, तो जल्दी से अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताइए। हमें एक काम करना है, और ये पहेलियां या बातचीत करने का समय या स्थान नहीं है। आओ, तुम्हारी टोली का तीसरा आदमी कहाँ है? तीसरा, हाँ, वो छिपकर रहने वाला आदमी जिसे हमने नीचे तालाब में अपनी नाक घुसाए देखा था। उसका रूप रंग बहुत खराब था। मुझे लगता है कि वह ऑक की कोई जासूसी नस्ल या उनका ही कोई प्राणी था। लेकिन उसने किसी लोमड़ी की चाल से हमें चकमा दे दिया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, फ्रोडो ने कहा। वह केवल एक संयोगवश साथी है जो हमें रास्ते में मिला था, और मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। यदि तुम उस पर आक्रमण करो तो उसे छोड़ दो, उसे ले आओ या हमारे पास भेज दो। वह केवल एक दुखी गैंग्रेल प्राणी है, लेकिन मैं उसे कुछ समय के लिए अपनी देखभाल में रखूंगा। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम शायर के हॉबिट हैं, बहुत दूर उत्तर और पश्चिम में, कई नदियों के पार। ड्रोगो का पुत्र फ्रोडो मेरा नाम है, और मेरे साथ हेमफास्ट का पुत्र सैमवाइज है, जो मेरी सेवा में एक योग्य हॉबिट है। हम रिवेंडेल, या जैसा कि कुछ लोग इसे इमलाद्रिस कहते हैं, से बहुत दूर आए हैं। यहाँ फरामिर चौंका और ध्यानमग्न हो गया। हमारे साथ साथी थे, एक को हमने मोरिया में खो दिया, अन्य को हमने राउरोस के ऊपर पार्थ गैलिन में छोड़ दिया, और बोरोमीर, जिसने कहा कि वह दक्षिण के एक शहर मिनास तिरित से आया है। बोरोमीर, चारों आदमी चिल्ला उठे। भगवान डेनेथोर के बेटे बोरोमीर, फरामिर ने कहा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्त नजर आई। तुम उसके साथ आए थे? ये वाकई खबर है, अगर यह सच है।
छोटे अजनबियों, जान लो कि डेनेथोर का बेटा बोरोमीर व्हाइट टॉवर का हाई वार्डन था और हमारा कैप्टन जनरल था। हमें उसकी बहुत याद आती है। तो तुम कौन हो और तुम्हारा उससे क्या लेना देना था? जल्दी करो, क्योंकि सूरज चढ़ रहा है। क्या तुम्हें वे पहेलियां मालूम हैं जो बोरोमीर रिवेंडेल के पास लाया था? फ्रोडो ने उत्तर दिया, उस तलवार को खोजो जो टूटी हुई थी। यह इम्लाद्रिस में रहता है। फरामिर ने आश्चर्य से कहा, शब्द तो सचमुच ज्ञात हैं। ये तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है कि तुम भी उन्हें जानते हो। फ्रोडो ने कहा, मैंने जिस अरागोर्न का नाम लिया है वह टूटी हुई तलवार का वाहक है। और हम वही हाफलिंग्स हैं जिनके बारे में कविता में बताया गया है। मैं समझता हूँ, फरामिर ने विचारपूर्वक कहा। यह मैं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है। और इसिल्डुर का अभिशाप क्या है? फ्रोडो ने उत्तर दिया, ये छिपा हुआ है। निस्संदेह ये स्पष्ट हो जाएगा। समय, हमें इसके बारे में और अधिक जानना चाहिए, फरामिर ने कहा, और यह जानना चाहिए कि तुम इतनी दूर पूर्व की ओर उस छाया में क्यों आए हो। उसने इशारा किया और नाम न बताते हुए कहा। लेकिन अभी नहीं, हमारे पास काम है। तुम खतरे में हो, और तुम आज खेत या सड़क से दूर नहीं जाओगे। दिन पूरा होने से पहले ही तुम्हें जोरदार हाथों से मारा जाएगा। फिर मौत या तेज उड़ान एंडुइन के लिए रवाना हो जाएगी। मैं तुम्हारी और मेरी भलाई के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए 2 लोगों को छोड़ दूंगा। समझदार आदमी इस देश में सड़क पर संयोग से मिलने पर भरोसा नहीं करता। अगर मैं वापस लौटूंगा तो मैं तुमसे और बात करूंगा। अलविदा। फ्रोडो ने झुककर कहा, आप जो भी सोचें, मैं एक शत्रु के सभी शत्रुओं का मित्र हूँ। हम आपके साथ चलेंगे अगर हम आधे लोग आपकी सेवा करने की उम्मीद कर सकते हैं। आप जैसे साहसी और मजबूत व्यक्ति हैं, और अगर मेरा काम इसकी अनुमति देता है। आपकी तलवारों पर प्रकाश चमकता रहे। फरामिर ने कहा, हाफलिंग्स विनम्र लोग हैं, चाहे वे कुछ भी हों। अलविदा। हॉबिट फिर से बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और संदेहों के बारे में एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। पास ही अंधेरे में पेड़ों की धुंधली छाया के नीचे 2 आदमी पहरे पर खड़े थे। दिन की गर्मी बढ़ने के साथ साथ वे अपने मुखौटे उतारकर उन्हें ठंडा करते थे, और फ्रोडो ने देखा कि वे अच्छे आदमी थे। गोरी त्वचा, काले बाल, भूरी आंखें और उदास और गर्वित चेहरे। वे एक साथ धीमी आवाज में बात करते थे, पहले तो आम बोलचाल में, लेकिन पुराने दिनों के तरीके से, और फिर अपनी खुद की दूसरी भाषा में बदल जाते थे। सुनकर उसे आश्चर्य हुआ जब फ्रोडो को पता चला कि वे एल्वेन भाषा बोल रहे थे, या एक लेकिन थोड़ी अलग, और उसने उन्हें आश्चर्य से देखा, क्योंकि तब उसे पता चला कि वे दक्षिण के डोंडेन होंगे, पश्चिमी देशों के लॉर्ड्स की वंशावली के लोग। थोड़ी देर बाद उसने उनसे बात की, लेकिन वे धीमे और सतर्क थे उत्तर देते हुए। उन्होंने अपना नाम मबलिंग और डैमरोड रखा, जो गोंडोर के सैनिक थे, और वे इथिलीन के रेंजर थे, क्योंकि वे उन लोगों के वंशज थे जो एक समय में इथिलीन में रहते थे, इससे पहले कि यह खत्म हो गया था। ऐसे लोगों में से लॉर्ड डेनेथोर ने अपने खोजकर्ताओं को चुना, जिन्होंने एंडुइन को गुप्त रूप से पार किया। कैसे या कहाँ, वे नहीं बताएंगे। ओर्क्स और अन्य दुश्मनों को परेशान करने के लिए जो एपेल डेथ और नदी के बीच घूमते थे। यह एंडुइन के पूर्वी तट से 10 लीग की दूरी पर है, मबलूंग ने कहा, और हम शायद ही कभी इतनी दूर आते हैं। लेकिन इस यात्रा में हमें एक नया काम मिला है। हम हराद के लोगों पर घात लगाने आए हैं। उन्हें शाप दो। हाँ, दक्षिण के लोगों को शाप दो। डेमरोड ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि गोंडोर और सुदूर दक्षिण में हराद के राज्यों के बीच पुराने समय से लेन देन थे, हालांकि कभी दोस्ती नहीं हुई। उन दिनों हमारी सीमाएं दक्षिण में एंडुइन के मुहाने से आगे थीं, और उनके राज्यों में से सबसे नज़दीकी उम्बार ने हमारे प्रभुत्व को स्वीकार किया था। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। हमारे बीच से गुजरने के बाद से कई लोगों की जान चली गई है। अब हाल ही में हमें पता चला है कि दुश्मन उनके बीच था, और वे उसके पास चले गए हैं, या उसके पास वापस आ गए हैं। वे थे उसकी इच्छा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसा कि पूर्व में भी बहुत से लोग हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोंडोर के दिन गिने हुए हैं, और मिनास तिरिथ की दीवारें बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि उसकी ताकत और द्वेष बहुत महान है। लेकिन फिर भी हम चुपचाप
नहीं बैठेंगे और उसे सब कुछ वैसा ही करने देंगे जैसा वो करना चाहता है, मबलून ने कहा। ये शापित दक्षिणी लोग अब प्राचीन सड़कों पर मार्च करते हुए आते हैं, डार्क टॉवर की सेनाओं को बढ़ाने के लिए। हाँ, उन्हीं सड़कों पर जो गोंडोर के शिल्प ने बनाई थीं। और वे और भी अधिक लापरवाही से चलते हैं। हम सीखते हैं, ये सोचकर कि उनके नए स्वामी की शक्ति इतनी महान है कि उनकी पहाड़ियों की मात्र छाया ही उनकी रक्षा करेगी। हम उन्हें एक और सबक सिखाने आए हैं। कुछ दिन पहले हमें उनके महान बल की सूचना मिली थी, जो उत्तर की ओर मार्च कर रहे थे। उनकी एक रेजिमेंट हमारे हिसाब से दोपहर से कुछ समय पहले ऊपर की सड़क पर गुजरने वाली है, जहां से यह फटे हुए रास्ते से होकर गुजरती है। सड़क गुजर सकती है, लेकिन वे नहीं गुजरेंगे। जब तक फरामिर कप्तान है, तब तक नहीं। वह अब सभी खतरनाक उपक्रमों में नेतृत्व करता है, लेकिन उसका जीवन आकर्षक है, या भाग्य उसे किसी और उद्देश्य के लिए छोड़ देता है। उनकी बातचीत एक मौन में बदल गई। सभी शांत और चौकन्ने लग रहे थे। सैम फर्न ब्रेक के किनारे पर बैठा हुआ बाहर झांक रहा था। उसने अपनी गहरी हॉबिट आंखों से देखा कि और भी बहुत से आदमी आसपास थे। वो उन्हें देख सकता था, ढलानों पर चुपके से चढ़ते हुए, अकेले या लंबी कतारों में, हमेशा पेड़ों या झाड़ियों की छाया में रहते हुए, या घास और झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए, अपने भूरे और हरे कपड़ों में मुश्किल से दिखाई देते हुए। सभी ने नकाब और टोपी पहन रखी थी, और उनके हाथों में दस्ताने थे, और वे फरामिर और उसके साथियों की तरह हथियारबंद थे। कुछ ही देर में वे सभी गुजर गए और गायब हो गए। सूरज उगता रहा और दक्षिण की ओर बढ़ गया। छायाएं सिकुड़ती गईं। मुझे आश्चर्य है कि वह शापित गोलम कहाँ है, सैम ने सोचा, जैसे ही वह गहरी छाया में वापस रेंगता हुआ गया। उसे औक के लिए थूक दिए जाने या येलो फेस द्वारा भून दिए जाने का पूरा मौका है, लेकिन मुझे लगता है कि वह खुद का ख्याल रखेगा। वह फ्रोडो के बगल में लेट गया और झपकी लेने लगा। वह ये सोचकर उठा कि उसने सींग बजते हुए सुने हैं। वह उठकर बैठ गया। अब दोपहर हो चुकी थी। पेड़ों की छाया में पहरेदार सतर्क और तनावग्रस्त खड़े थे। अचानक सींग ऊपर से, ढलान के ऊपर से, और भी तेज और बिना किसी गलती के बजने लगे। सैम को लगा कि उसने चीखें और जंगली चिल्लाहट भी सुनी है, लेकिन आवाज धीमी थी, जैसे कि वह किसी दूर की गुफा से आ रही हो। फिर कुछ ही देर में लड़ाई का शोर उनके छिपने की जगह के ठीक ऊपर शुरू हो गया। वह साफ तौर पर स्टील की घंटियों की आवाज, लोहे की टोपी पर तलवार की खनक, ढाल पर ब्लेड की धीमी आवाज सुन सकता था। लोग चीख रहे थे और चीख रहे थे, और एक स्पष्ट ऊंची आवाज गोंडोर गोंडोर कह रही थी। सैम ने फ्रोडो से कहा, ऐसा लगता है जैसे 100 लोहार एक साथ मिलकर लोहारी का काम कर रहे हैं। वे अब उतने ही करीब हैं जितना मैं चाहता हूँ। लेकिन शोर बढ़ता गया। वे आ रहे हैं, डेमरोड चिल्लाया। देखो, कुछ दक्षिणी सैनिक जाल से निकलकर सड़क से भाग रहे हैं। वे जा रहे हैं। हमारे लोग उनके पीछे हैं, और कप्तान आगे चल रहा है। सैम और अधिक देखने के लिए उत्सुक था, अब जाकर गार्डों के साथ शामिल हो गया। वो एक बड़े बे ट्री में थोड़ा ऊपर चढ़ गया। एक पल के लिए उसने लाल रंग के काले रंग के लोगों को ढलान से नीचे भागते हुए देखा, जिनके पीछे हरे रंग के कपड़े पहने योद्धा कूद रहे थे और भागते समय उन्हें काट रहे थे। हवा में तीरों की मोटी बौछारें थीं। फिर अचानक एक आदमी उनके आश्रय तट के किनारे से सीधे पतले पेड़ों से टकराता हुआ लगभग उनके ऊपर गिर गया। वो कुछ फीट दूर फन में आराम करने लगा। उसका चेहरा नीचे की ओर था, हरे तीर के पंख उसकी गर्दन से सुनहरे कॉलर के नीचे चिपके हुए थे। उसके लाल रंग के लबादे फटे हुए थे। उसकी पीतल की प्लेटों का कवच फटा हुआ और कटा हुआ था। सोने से लदे उसके काले बालों की पट्टियां खून से भीगी हुई थीं। उसका भूरा हाथ अभी भी एक टूटी हुई तलवार की मूठ को पकड़े हुए था। सैम के लिए यह मनुष्यों के विरुद्ध मनुष्यों की लड़ाई का पहला दृश्य था, और उसे यह बहुत पसंद नहीं आया। उसे खुशी थी कि वह मृत चेहरे को नहीं देख सका। उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी का नाम क्या था और वह कहाँ से आया था, और क्या वह वास्तव में दिल का दुष्ट था, या कौन से झूठ या धमकियां उसे उसके घर से लंबी यात्रा पर ले गईं,
और क्या वह वास्तव में वहां शांति से रहना नहीं चाहता था? ये सब एक विचार की चमक में था जो तुरंत उसके दिमाग से निकल गया, क्योंकि जैसे ही माबुलंद गिरे हुए शरीर की ओर बढ़ा, एक नई आवाज आई। बहुत ज्यादा रोना और चिल्लाना। इसके बीच सैम ने एक तीखी गर्जना या तुरही की आवाज सुनी, और फिर एक बहुत बड़ी धमाका और टक्कर, जैसे कि जमीन पर बड़े बड़े मेरे दहाड़ रहे हों। वे डेमरोड ने अपने साथी से चिल्लाकर कहा, वालर उसे दूर भगा दे। माइमक। सैम को आश्चर्य, भय और हमेशा की खुशी के साथ पेड़ों से एक विशाल आकृति गिरती हुई और ढलान से नीचे आती हुई दिखाई दी। घर जितना बड़ा, घर से कहीं ज्यादा बड़ा, उसे यह एक भूरे रंग की पहाड़ी दिखाई दी। डर और आश्चर्य ने शायद उसे हॉबिट की नजरों में बड़ा कर दिया, लेकिन हराद का माइमक वास्तव में एक विशाल जानवर था, और उसके जैसा अब मध्य पृथ्वी पर नहीं चलता। उसके रिश्तेदार जो बाद के दिनों में भी जीवित हैं, वे उसकी परिधि और महिमा की यादें मात्र हैं। वह सीधे दर्शकों की ओर आया और फिर समय रहते एक तरफ मुड़ गया, बस कुछ ही गज की दूरी पर से गुजरा, उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिलाते हुए। उसके बड़े पैर पेड़ों जैसे, विशाल पाल जैसे कान फैले हुए, लंबी थूथन एक विशाल सांप की तरह ऊपर उठा हुआ जो हमला करने वाला हो। उसकी छोटी लाल आंखें भड़की हुई थीं। उसके उल्टे सींग जैसे दांत सोने की पट्टियों से बंधे हुए थे और खून से लथपथ थे। उसके लाल और सुनहरे रंग के कपड़े उसके चारों ओर जंगली चिथड़ों की तरह फड़फड़ा रहे थे। एक बहुत बड़े युद्ध टॉवर के खंडहर उसकी पीठ पर पड़े थे, जो जंगल में उसके उग्र मार्ग में ध्वस्त हो गए थे, और उसकी गर्दन के ऊपर अभी भी एक छोटी सी आकृति लटकी हुई थी, एक शक्तिशाली योद्धा का शरीर। स्वेटिंग्स के बीच एक विशाल जानवर गरज रहा था, तालाब और झाड़ियों के बीच से अंधाधुंध क्रोध में बहता हुआ। तीर उसके पार्श्वों की 3 चमड़ी के चारों ओर बिना किसी नुकसान के उछल रहे थे और टूट रहे थे। दोनों पक्षों के लोग उसके सामने भाग गए, लेकिन उसने कई लोगों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। जल्द ही वह नजरों से ओझल हो गया, अभी भी दूर तुरही बजा रहा था और पैर पटक रहा था। उसका क्या हुआ सैम ने कभी नहीं सुना। क्या वह भाग गया? कुछ समय तक वह जंगलों में भटकता रहा, जब तक कि वह अपने घर से दूर न मर गया या किसी गहरे गड्ढे में फंस न गया, या फिर वह तब तक क्रोध में रहा जब तक कि वह महान नदी में डूब न गया और डूब नहीं गया। सैम ने गहरी सांस ली। यह एक ओलीफेंट था। उसने कहा, तो वहाँ है ओलीफेंट्स, और मैंने एक देखा है। क्या जीवन है? लेकिन घर पर कोई भी मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। खैर, अगर वो खत्म हो गया है तो मैं थोड़ी नींद लूंगा। जब तक सो सकते हो सो जाओ, मबलूंग ने कहा। लेकिन कप्तान वापस आ जाएगा अगर उसे कोई चोट नहीं लगी है, और जब वह आएगा तो हम जल्दी से निकल जाएंगे। जैसे ही हमारे काम की खबर दुश्मन तक पहुंचेगी, हमारा पीछा किया जाएगा, और यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। सैम ने कहा, जब जाना हो तो चुपचाप चले जाना। मेरी नींद में खलल डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी रात पैदल ही चल रहा था। मबलूंग हंसा। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि कैप्टन आपको यहीं छोड़ देंगे, मास्टर सैमवाइज। लेकिन आप देखेंगे।